हाय दोस्तों, आज आपका ये सेट नंबर 9 है, जो कि 1 से लेके 8 जो है आपका सेट कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैं जीके जीएस का ही सेट चला रहा हूँ, तो ये आपका एईडीओ में तो फ़ायदा करेगा ही, ऊपर से बिहार दरोगा जो मेंस है जिसका डेट एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि एनटीपीसी जो आने वाला है, एएलपी या बीपीएससी जो है प्री या कोई भी बिहार का जो एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी, बिहार से चलिए, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब कि आप जीके जीएस का थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो आप इसको 1.2 से लेके 1.4 के स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको उस समय क्वेश्चन से मतलब है, याद रखिएगा। और जो नया विद्यार्थी है, मतलब कि जीके जीएस जो बहुत कम जानते हैं, मतलब कि अभी जैसे स्टार्ट की हैं, तो याद रखिएगा कि आप इसको जो नॉर्मल स्पीड है उतना में ही देखिएगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके खुद बनाइए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है। जो जानते हैं उसको अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको आगे स्किप करके दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। मैंने ये जो सेट बनाया था इसमें मुझे 74 आया था। ठीक है। इससे पहले जो मैंने सेट बनाया था उसमें मुझे 69 आया था। ठीक है, वो एडिटेरिया का सेट था। ये आपका परम आईएएस का है। ठीक है। चलिए, बिना किसी देरी का अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सरगोशी सागर कहाँ है। देखिए, सरगोशी सागर जो है आपका, सबसे पहले आप सागर है तो इसका मैप बना लीजिए। ये जो है आपका, यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका है, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, उसके बाद आपका यूएसए, फिर मैक्सिको। उसके नीचे जो है दक्षिणी अमेरिका, याद रखिए, हम महाद्वीप बोल रहे हैं, इसके अंदर ब्राज़ील, अर्जेंटीना या आपका चिली, ये सब देश है। उसके बाद ये जो आपका है, ये छोटा सा, ये आपका यूरोप है। याद रखिएगा, सबसे छोटा अगर महाद्वीप पूछेगा तो आप क्या बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा अगर बोलेगा तो देखिए, यूरोप से जो सटा हुआ है ये आपका क्या है, एशिया, जिसमें हम लोग का भी देश इंक्लूड है, याद रखिए, एशिया। और यूरोप के नीचे जो है ये आपका क्या है, अमेरिका, अफ्रीका, क्या है, अफ्रीका। ध्यान में रखिएगा, अफ्रीका। तो ये जो हम आपको बोले कि ये नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये आपका क्या है, यूरोप, याद रखिए। और ये आपका क्या है, अफ्रीका। और ये आपका क्या है, एशिया, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो याद रखिएगा, आप एशिया नहीं मारिएगा, ये आपका अफ्रीका है। पिछले में आपको बता दें। और इस ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, सागर। तो देखिए इधर जो सागर, देखिए ये सब जो है ना, विषुवत रेखा जो है, इसको सबको बीच से काटती है। ठीक है, विषुवत रेखा। तो इसके ऊपर जो है ना, ये जो साइड आपको जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर। और ये जो आपका साइड दिख रहा है, याद रखिए, ये आपका क्या है, अटलांटिक महासागर। क्या, अटलांटिक महासागर। जो ऊपर है वो उत्तरी अटलांटिक, जो नीचे है वो दक्षिणी अटलांटिक। तो याद रखिएगा, आपका जो सरगोशी सागर है वो आपका कहाँ है, यहाँ पे। कहाँ, उत्तरी अटलांटिक। कहाँ, उत्तरी अमेरिका। देखिए फिर से, ये आपका कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक। देखिए मैं गोल कर रहा हूँ, तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक। चलिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका द वर्ल्ड, दुनिया का दुनिया का सबसे गहरा खाई मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है। देखिए, तो दुनिया का सबसे आपका जो गहरा मारियाना ट्रेंच, मतलब सोचिए कि समुद्र से 10,000 मीटर नीचे है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट से भी मतलब ऊंचा, मतलब ऊंचा इन द सेंस नीचे में सबसे ऊंचा। तो याद रखिए। तो आपको बताए थे ना कि जब आप मैप बनाते हैं तो ये आपका क्या बोले, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये पूरा एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इधर का जो भी पार्ट है, याद रखिए, इधर का जो भी पार्ट है, इसमें पैसिफिक ओशियन है, मतलब प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो इसी में आपका जो है मैरियाना ट्रेंच है। याद रखिए, मैरियाना ट्रेंच। हाल ही के एक एक्सीडेंट हुआ है, टोटल 4 आदमी इसके अंदर गए थे, और वो क्या है, याद रखिएगा, क्रश हो गए थे, मतलब मर गए थे। 1 सेकंड भी नहीं लगा इन लोग को, मतलब मरने में। याद रखिएगा। तो कौन जगह है, पैसिफिक। याद रखिए, कहाँ, प्रशांत महासागर। याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सिंधु या अर्धचंद्राकार रेत की टीले क्या कहलाते हैं। तो दिया, एकदम याद रखिएगा कि ये आपका क्या कहलाता है, बरखा। क्या कहता है, क्या कहलाता है, बरखा। याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि जावा और सुमात्रा जो है द्वीप कहाँ, किस देश में है। तो देखिए, जावा और सुमात्रा जो है ना, ये आपका इंडोनेशिया देश में। कहाँ, इंडोनेशिया देश में। याद रखिए, सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जो मुस्लिम जो है आबादी वाला क्षेत्र, आप क्या बोलेगा, इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस देश में है, तो इंडोनेशिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि नदियाँ के
किस चरण को मैदानी क्षेत्र बनते हैं? याद रखिए, नदियाँ के किस चरण में मैदानी क्षेत्र बनते हैं? तो याद रखिए, इसका क्या मारिएगा? ब्रॉड अवस्था। क्या? ब्रॉड अवस्था, और इंग्लिश में ओल्ड एज, याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के सबसे पास है? देखिए, हम आपको एक बताते हैं कि जो आपका मैप है ना, जैसे ये याद रखिएगा, मैप आपके घर रूम पे है तो आपका मैप होना चाहिए और एक पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। तो जो आपका मैप है इसमें जो है ना, ये आपका क्या है? ये विषुवत रेखा, याद रखिए विषुवत रेखा ऐसे होता है, और जो आपका देशांतर रेखा होता है वो ऐसे होता है। यानी विषुवत रेखा एक टाइप का क्या है? अक्षांश रेखा, ठीक है। उसी तरह कर्क रेखा क्या है? एक टाइप का अक्षांश रेखा। तो आपका जो बोल रहा है कि जल संधि, यहाँ पे एक क्या है? 180 डिग्री, क्या बोलेगा? देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, याद रखिए 180 डिग्री देशांतर, और उसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। उसी को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और ये जो है ना, ये आपका समय रेखा जो है, ये किसके पैरेलल है? तो याद रखिए किसके पैरेलल मतलब किसके बराबर है? तो बेरिंग जल संधि, याद रखिएगा। ये आपका क्या है? बेरिंग जल संधि, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आंसर क्या होगा? बेरिंग जल संधि। जिब्राल्टर के बारे में आपको पता है, क्या बोला जाता है जिब्राल्टर को? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, याद रखें, ठीक है, याद रखें। अब आपका क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कह रहा है कि ऑयल रिवर का नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ऑयल रिवर जो है ना आपका, नाइजर को जाना जाता है। कहाँ? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप, याद रखिएगा, नाइजर। थेम्स जो है ना, थेम्स नदी, इंग्लैंड जो आप पढ़ते देखते हैं ना, इंग्लैंड जो है, थेम्स नदी जिस तरह जो है पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। उसी तरह इंग्लैंड जो है आपको थेम्स नदी के किनारे, याद रखें। ये जो सीन दिख रहा है ना आपका, सीन, ये जो है पेरिस, आप एक जगह है, ये पेरिस जो है किस नदी के किनारे है? सीन नदी का, ठीक है, याद। रोम जो है, रोम आपका टाइबर नदी के किनारे है। रोम कहाँ है? टाइबर नदी के किनारे। दूसरा आपका बोलेगा इटली जो है, इटली जो है आपका ये, तो इटली जो है किस नदी के किनारे है? तो आप बोलिएगा पो नदी के किनारे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? देखिए, रूस की ये सब नदी है, लेकिन इसमें जो है आपका वोल्गा जो है ना, वोल्गा, ये रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। देखिए, जब आप रूस बनाइएगा तो रूस का जो है, रूस देश जो है सबसे ज़्यादा उसका क्षेत्रफल है, याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा किसका है? कौन देश है? तो रूस है। और यहाँ पे आपका यूरोप, यहाँ आपका क्या है? यूरोप है। ये नीचे अफ्रीका है, ठीक है। और जब भी पढ़िए आप ज्योग्राफी, याद रखिएगा मैप पास में रखिएगा, ठीक है, मैप पास में रखिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो आपका वोल्गा नदी जो बहता है, वो बहता है रूस से निकल के आपका ये यूरोप में जाता है, याद रखिए। रूस से निकल के कहाँ जा रहा है? यूरोप में। तो ये समझिए कि ये बहुत लंबी नदी है। तो याद रखिए, किसकी लंबी नदी है? तो यूरोप के सबसे लंबी नदी। आपसे पूछेगा कि बताइए कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो आप क्या बोलिएगा? वोल्गा। उसी तरह आपसे ये भी पूछेगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी, तो आप क्या बोले? यांग टीसी। इसी तरह आपका अगर बोलेगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे, याद रखिए महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बता रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा? मर्रे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग। उसी तरह आपका एक उत्तरी अमेरिका भी है। क्या है? उत्तरी अमेरिका, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप रहता है। और दक्षिण अमेरिका, जहाँ आपका मेसी जो फुटबॉलर है वो रहता है। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका जो है सबसे लंबी नदी अगर बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा? मिसिसिपी। क्या? मिसिसिपी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी। अगर दक्षिण अमेरिका का आपको बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा? अमेजन, याद रखें, अमेजन नदी, ठीक है। जहाँ एनाकोंडा, जो बहुत बड़ा सांप है ना, 65 फीट का सांप, वहाँ अमेजन नदी में ही पाया जाता है। और आपका लास्ट बच गया कौन? अफ्रीका। अगर अफ्रीका की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो याद रखिएगा क्या? नाइल नदी। क्या बोलिएगा? नील नदी, ठीक है। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से। चलिए, आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है कि हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार के? देखिए, जो हिमालय पर्वत है ना, ये नया बना है। नया मतलब कि जैसे कि आपका राजस्थान में अरावली पर्वत है, तो ये आपका पुराना पर्वत है, याद रखें। क्या है?
पुराना पर्वत, ठीक है। लेकिन जो नया पर्वत है वो आपका क्या है, हिमालय। तो उसी प्रकार हिमालय हुआ आपका, पूछेगा कि हिमालय क्या है, नया मुर्दार पर्वत, हिमालय हो गया। दूसरा आपका बोलेगा रॉकी पर्वत, याद रखिए ये अमेरिका के पास है, ठीक है। तीसरा आपका बोलेगा आल्प्स पर्वत। चौथा एटलस पर्वत। ये सब जो है, ये सब क्या है, याद रखिएगा, नए मोड़दार पर्वत, क्या है, नए मोड़दार पर्वत, याद रखिएगा, ठीक है। तो हिमालय, रॉकीज पर्वत, एल्प्स और क्या है, एंडीज भी ले लीजिए, एंडीज पर्वत, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका में, ये सब क्या है आपका नए मोड़दार पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि क्षेत्रफल और आयत की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ी झील क्या है। देखिए क्षेत्रफल भाई और उसका आयतन भी बड़ा होना चाहिए। तो इस सबसे बड़ी झील जो है ना आपका कैस्पियन सागर है। देखिए क्या कौन है, कैस्पियन सागर। तो सबसे बड़ी बात है कि ये तो आपको पूछेगा कि चलो ठीक है सबसे बड़ा जो है झील कैस्पियन सागर है, लेकिन पूछेगा कि कैस्पियन सागर से सटा हुआ कौन सा देश है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखें TARIK, याद रखें TARIK। तो ये टोटल कितना हो गया, 5, याद रखें 1 2 3 4 5। आई जो है ना, जैसे टी से क्या है, तुर्कमेनिस्तान, याद रखें तुर्कमेनिस्तान, क्या है, तुर्कमेनिस्तान, याद रखें क्या है, तुर्कमेनिस्तान। और ए से अजरबैजान, क्या है, ए से अजरबैजान, ठीक है। और आपका क्या है, आर से रसिया, याद रखिएगा। टी से तुर्कमेनिस्तान, क्या है, तुर्कमेनिस्तान। ए से अजरबैजान, आर से रसिया और आई से ईरान, याद रखिएगा अभी जो लड़ाई हो रहा है ईरान में। और के से क्या बोलिएगा, कजाकिस्तान, क्या, कजाकिस्तान। सबसे ज़्यादा यूरेनियम अभी जो पा रहा है, यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनता है, वो आपका कजाकिस्तान में। तो याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि कैस्पियन सागर से सटा हुआ टोटल कितने देश हैं, तो आप बोलिएगा 5। 5 में कौन, तो याद रखिएगा तारीख, याद रखिएगा TARIK, ये आपका ट्रिक है। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान और के से आपका कजाकिस्तान। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि देखिए क्या बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के सदर में भारत का संग कौन सा मुख्य जिम्मेदारी दी गई। देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि कैबिनेट मिशन कब आया था। चलिए 24 मार्च 1946 को क्या आया था, कैबिनेट, ठीक है। और बोलेगा कहाँ, दिल्ली आया था, याद रखिएगा ये 1946, याद रखिएगा। एक क्रिप्स मिशन है, ये आपका 1942 में आया था। ये आपका कैबिनेट मिशन है, ये आपका 1946 में आया था, ठीक है। याद रखिए टोटल इसमें कितने सदस्य थे, 3, KAL, याद रखिए काल। जो 3 वो सदस्य थे विदेशी, ये आपका कौन थे, काल। के से आपका क्या है, क्रिप्स। एक तो क्रिप्स खुद थे, क्रिप्स, याद रखिए। और दूसरा क्या है, याद रखिएगा ये आपको क्रिप्स है, ये नाम है, यहाँ भी एक क्रिप्स है। ये क्रिप्स मिशन हुआ, ये आपका 1942 में हुआ, ये अलग है। ये क्रिप्स क्या है, एक नाम है जो कि इसके सदस्य हैं कौन, कैबिनेट मिशन। तो कैसे क्रिप्स मिस अथी सॉरी, एक को था कैसे क्रिप्स, ठीक है। दूसरा इसका पूरा नाम स्टैनफोर्ड क्रिप्स है। और ए काल, चूँकि काल बुलाए हैं, ट्रिक बताए हैं, तो ए से क्या है, एलेक्जेंडर, याद रखिए एलेक्जेंडर, क्या है, एलेक्जेंडर। और सी से जो है आपका एल से KAL बोले हैं ना, तो एल से लॉरेंस, क्या, लॉरेंस। आप चुपचाप याद रखिएगा कि के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन की योजना के सदर में भारत संघ में कौन सा मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना कोई एग्जाम में 100% पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। जो आपका कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रस्ताव हुआ था, तो याद रखिए पहला जो है बोल रहा था कि जो लाया था अंग्रेज, और ये कब पारित हुआ था, याद रखिएगा 16 मई आया था, कब, 24 मार्च। पारित कब हुआ था, 16 मई 1946। तो पहले कि मुस्लिम को अलग पाकिस्तान की मांग, ये कौन किया था, ये मुस्लिम लीग किया था, लेकिन क्रिप्स नहीं चाहता था, ये कैबिनेट मिशन में ये चीज़ नहीं था, इसीलिए मुस्लिम लीग नहीं माना कैबिनेट मिशन को, क्योंकि इसमें मुस्लिम का अलग देश बनाने की बात कही थी। ये क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग ने,
ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन क्रिप्स बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, तो कैबिनेट मिशन भंग हो गया। दूसरा जो है ये हुआ था कि प्रांत जो पहले प्रांत होता था, टोटल जो रियासत देश है, जो भी देश भारत में है, वो टोटल 3 ग्रुप में बटेगा, ए बी सी, कितना याद रखें 3 ग्रुप में, ठीक है। और जो संघ आपका जो है वो जो है संघ का जो शक्ति है, जो जिसके केंद्र के पास है, वो आपका रक्षा है, विदेश है और संचार है। याद रखें, फिर से सुनिएगा कि जो संघ जो है शक्ति है वो संघ के पास रहेगी, और जो आपका केंद्र का जो शक्ति है, तो केंद्र केवल क्या क्या रखेगा, देखिए एक सेकंड फिर से ध्यान से सुनिएगा, केंद्र क्या क्या रखेगा आपका, तो रक्षा, विदेश मामले और संचार विभाग। याद रखिएगा, सिंपल आप याद रखिएगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन में एक तो प्रांत टोटल 3 भाग में बटेगा, ए बी और सी, और दूसरा कि जो आपका ये क्या बोलते हैं, केंद्र जो है, केंद्र के पास रक्षा, विदेश और संचार मामले रहेगा, ठीक है, और संघ शक्ति जो है वो संघ के पास रहेगा, ठीक है। याद रखिए ये आपका तुम, और संविधान का निर्माण होगा, क्या संविधान का निर्माण होगा, याद रखिए संविधान का निर्माण होगा, टोटल 3 चीज़ याद रखिएगा। तो यही आपका क्या है मेन इंपॉर्टेंट, आपका याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन कब आएगा। तो देखिए ए बी और सी और डी में क्या होगा, तो याद रखिए यहाँ पर है विदेशी मामले, रक्षा, संचार। याद रखिए विदेशी मामले और रक्षा, अभी बोले थे ना आपको कि जो आपका केंद्र है क्या रखेगा, विदेशी मामले, रक्षा और संचार। चलिए आगे आपका बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कह रहा है कि भारत में गांधी जी द्वारा उपवास के राजनीतिक हथियार के रूप में पहली बार किस आंदोलन में अपनाए। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि गांधी जी जो है ना, आमरण अनशन, मतलब कि भूख, मतलब कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तो गांधी जी खाना का एक अन्न नहीं लेंगे। तो सबसे पहले ये जो है आपका अहमदाबाद में स्टार्ट किए थे। याद रखें अहमदाबाद मिल मजदूर में जो है आमरण अनशन किए थे। लेकिन अगर पूछेगा कि गांधी जी जो है भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयास कहाँ किए थे, तो याद रखिए चंपारण में। कहाँ, चंपारण में। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहले आपको यह पूछ रहा है कि राजनीतिक हथियार के रूप में पहली बार उपवास जो है ये आपका अहमदाबाद मिल मजदूर में किए थे। याद रखें अहमदाबाद मिल मजदूर। लेकिन अगर पूछेगा गांधी जी सत्याग्रह सबसे पहले भारत में कहाँ किए थे या उसका ट्राई किए थे, तो आपका चंपारण सत्याग्रह कब, 1917। याद रखिए बिहार के चंपारण में। चलिए तो आपको इसका आंसर क्या हुआ, अहमदाबाद, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये सुमेलित पूछता है, मतलब पहले कौन आया और पहले कौन आया, ठीक है। तो सबसे पहले जो आया आपका चंपारण कब आया, तो 1917। फिर आपका ए से याद रखें अहमदाबाद, कब, ए से अहमदाबाद कब, 1918। और तब जाके आपका खेड़ा है, और खेड़ा भी 1918 में आया था, खेड़ा भी 1918। तो आपका पहले बोलता है कि क्रम बताइए, तो याद रखिए सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, और फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, और फिर आपका खेड़ा 1918, ठीक है। दूसरी बात कि बोलेगा कि गांधी जी जो है आपका सबसे पहले कांग्रेस जो है भारतीय कांग्रेस में कब भाग लिए थे, याद रखिए भाग, तो ये कब, 1901। बहुत अजीब लग रहा होगा सुन के कि कांग्रेस में भाग लिए आप 1901 बोल रहे हैं। याद रखिएगा ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये पूछेगा कि गांधी जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो याद रखें 1924। कब, 1924। फिर से बोल रहे हैं गांधी जी कांग्रेस में भाग कब लिए थे, मतलब कांग्रेस में पहली बार कब उस सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो 1901। लेकिन गांधी जी बोलेगा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो 1924 बेलगांव में, ठीक है। और वैसे भी आपको बता देते हैं गांधी जी के बारे में आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या था, किसी सबसे पहले आमरण मतलब उपवास, मतलब कि खाना वाना त्याग दिए थे, तो सबसे पहले ट्राई किए थे अहमदाबाद मिल मजदूर, याद रखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन से अधिनियम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया। देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये पहले थे कार्यकारी परिषद थे, याद रखिए
वायसराय के पहले कार्यकारी परिषद थे। और ये जो है ना आपका 1909 के भारत परिषद अधिनियम 1909। देखिए आपको पिछले जितना भी सेट पढ़ा है बार बार आपको रिपीट करते हैं। 1909 को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। मुस्लिम को पृथक निर्वाचन जो है, पृथक निर्वाचन मुस्लिम का अलग चुनाव जो है 1909 ही में स्टार्ट हुआ था। याद रखिए, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपका 1919 है, ये आपका क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि महायान बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? देखिए, सबसे पहले एक होता था महायान, बौद्ध धर्म में बट गया था महायान और हीनयान में। ठीक है। जो महायान है ना, बौद्ध का मूर्ति पूजा करता था, और महायान क्या करता? बौद्ध को मूर्ति बना के उसको भगवान मान लिया था, और हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करता था। ये तो एक पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि देखिए, ये वाला जो है यह बुद्ध की दिव्य और मूर्ति पूजा के विश्वास करते हैं। हाँ, यह आपका कनिष्क जो है ना, कनिष्क क्या थे आपके? महायान। कनिष्क क्या थे? महायान। और दूसरा है क्या? इसके उप संप्रदायों में योगाचार और मध्यम शामिल है। हाँ, इसके जो है उप संचार में योगाचार, ये योगाचार पर ज़्यादा ध्यान दिया, और माध्यमिक याद रखिए। ठीक है। एक है शून्य माध्यमिका। शून्य माध्यमिका, जब शून्य माध्यमिका बात करेगा तो याद रखिएगा वो नागार्जुन है। नागार्जुन बोलिएगा। शून्य माध्यमिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो नागार्जुन। तो आपका ये दोनों सही है, याद रखिएगा। ये आपका महायान के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का ये एक दोनों सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो अनिकांतवाद शब्द किस धर्म से जुड़ा गया है? देखिए, अनिकांतवाद शब्द जो है आपका जैन धर्म से। क्या आपका किससे जुड़ा है? जैन धर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए, सब जो बौद्ध धर्म है, आपका हिंदू धर्म है, तो ये सब आपका इम्पॉर्टेंट है। ये सब आप खुद भी पढ़ के इसको अच्छा से एलोबरेट कीजिए कि हाँ क्या है। चलिए क्वेश्चन आपका 16 है कि किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था? देखिए, एक आउटड्रम था, याद रखें, आउटड्रम, जेम्स आउटड्रम। आपको बोले थे ना कि 1857 के विद्रोह में, पिछले सेट में मैंने ये डिस्कस किया था कि आउटड्रम ही बोला था क्या कि षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। याद रखिए, जेम्स आउटड्रम क्या बोलता है? हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। कौन? 1857 का विद्रोह। तो बोल रहा है कि अवध को जो ब्रिटिश में मिलाया गया था, ये आउटड्रम के ही आधार पर बनाया गया। आउटड्रम जो ना एक रिपोर्ट पेश किया था, उसी के आधार पर बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे जेम्स आउटड्रम। कौन है? जेम्स आउटड्रम। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि देखिए, ये ना ये ट्रिक्स याद रखिएगा। को से 3 गो युद्ध हुआ, कुका, कोया, किट्टूर। कुका, कोया, किट्टूर। कुका, कोया, कुट्टा। जो कुका है ना, कुका पंजाब में, कुका पंजाब में, कोया आंध्र प्रदेश, इधर कोई कोई आंध्र, कोई कोई अंधा क्या है? कोई कोई कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश। कुका क्या है? पंजाब, याद रखिए। एक किट्टूर है, जब किट्टू बोलेगा तो कर्नाटक, किट्टूर कोसे, किट्टूर कोसे कर्नाटक। ट्रिक से याद रखिए। और पालीगार जो विद्रोह है, ये आपका कहाँ हुआ है? याद रखिए, आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। आपसे पूछेगा कि रिविलियन ऑफ द पालीगार, मतलब पालीगार विद्रोह जो हुआ है वो आपका क्या बोलिएगा? तमिलनाडु। याद रखिए ध्यान से। ठीक है। ये 1856 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। सॉरी 1801 से लेके 1856 तक हुआ था, याद रखिए। तो ये आपका तीनों सही है। कुका विद्रोह पंजाब, कोया विद्रोह आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश, और किट्टूर विद्रोह कर्नाटक। पालीगरा जो है तामिल है, पाली तामिल, पाली तामिल। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आज़ाद हिंद फौज का आज़ाद हिंद फौज औपचारिक संगठन किस दिन हुआ था? देखिए, अगर आज़ाद हिंद का औपचारिक संगठन जो है वो 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था। कब? 21 अक्टूबर 1943 में। ठीक है। और किसके द्वारा? याद रखें, ये जो है आपका उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा औपचारिक किया था। याद रखें, पहले जो है ना ये 4 जुलाई 1943 में ये गठन हो गया था, ये गठन हो गया था। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस के पास आया तो इसका एक अलग ही रूप लिया, आज़ाद हिंद फौज का एक अलग ही रूप लिया। इसलिए बोल रहा है कि औपचारिक रूप से कब? 21 अक्टूबर 1943। और कहाँ? ये भी याद रखिएगा, सिंगापुर। और 4 जुलाई से आपको याद रखिएगा, 4 जुलाई आपको बताए थे ना, 4 जुलाई और 3 जनवरी क्या था?
4 जुलाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत दूर, और 3 जुलाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत नज़दीक। याद रखिए 3 जुलाई पृथ्वी और सूर्य के बीच बहुत नज़दीक, और 4 जुलाई पृथ्वी और सूर्य के बीच बहुत दूर। तो 4 बड़ा है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दूर, याद रखिएगा, ये आपको ट्रिक बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि क्या है, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश काल के दौरान केंद्रीय विधानसभा और स्वतंत्रता भारत के संसद में स्पीकर का पद संभाला। देखिए स्पीकर जो है ना, पहले हमारे जो स्पीकर थे मतलब कि कौन, लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिए उसी को बोला जाता है स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। कौन थे, जीवीवी मावलंकर। कौन थे, जीवीवी मावलंकर, याद रखिए। ये कहाँ के थे, मुंबई, MM मुंबई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में बने अंतरिम कैबिनेट के सदस्य नहीं था। देखिए 1946 में जो है ना अंतरिम कैबिनेट बना था भारत आज़ाद होने से 1 साल पहले। तो इस अंतरिम कैबिनेट में आपको बहुत सारे थे, एक जवाहरलाल नेहरू थे, जो बलदेव सिंह थे, याद रखिए अली जाहिर भी थे, लेकिन आपका भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। 1947 के बाद जो आपका मंत्री कैबिनेट का गठन हुआ उस समय जो है भीमराव अम्बेडकर आपके कानून मंत्री थे, कानून मंत्री थे। और इसमें भी आप याद रखिएगा, आप एक बार जाके जो लूसेंट है चाहे कोई भी आपका GK GS का बुक, उसमें आप देख लीजिएगा कि अंतरिम कैबिनेट में कौन कौन सदस्य। वैसे आप हमको बस बोल देते हैं कि एक आपका जवाहरलाल नेहरू था, एक था बलदेव सिंह, आपका अली जौहर, और 2-3 को याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अपना राजेंद्र प्रसाद, फिर आपका क्या है जगजीवन राम, फिर असफ अली, उसी तरह आपका भाभा जो है भाभा थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, तो लियाकत खान और जगनफर अली खान, ये सब आपको याद रखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में गवर्नर जनरल के रूप में वैरेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित में कौन सा सुधार लागू किया। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बंगाल में द्वैध शासन मतलब कि द्विसरकार प्रणाली, ये आपका जो है रॉबर्ट क्लाइव लाया था। कौन, रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिए। ठीक है, इसी को बोला जाता था स्वर्ग से उतरा हुआ मसीहा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोला, स्वर्ग से उतरा हुआ मसीहा। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में संप्रभुत्व शासन, तो ये कब हुआ था, 1833, याद रखिए, ये कब, 1833। ठीक है, चलिए C नंबर आपका क्या है कि इंडिया कंपनी के प्रशासन की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। तो आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1784। कब, 1784। जो आपका D है बोल रहा है राजस्व प्रशासन का पुनर्गठन। देखिए राजस्व प्रशासन का पुनर्गठन जो है ये आपका हेस्टिंग के काल में हुआ था, याद रखिएगा, हेस्टिंग का काल 1773 से 1750, याद रखिएगा। ये वैरेन हेस्टिंग है। ठीक है, वैरेन हेस्टिंग आपको बताए थे मैसूर युद्ध ट्रिक से, अगर आप जानते होंगे तो आपको बताए थे मैसूर युद्ध में B पहले H उसके बाद C और W, तो ये जो है बैरलास्ट था H से, ये वैरेन हेस्टिंग था, और C से कर्नवालिस था, W से बेलेज। ये आपका युद्ध है मैसूर का, एक पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, चौथा युद्ध में अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा है। तो B से बैरलास्ट, H से वैरेन हेस्टिंग, C से कर्नवालिस और W से बेलेज। ये वही आपका वैरेन हेस्टिंग है। तो कह रहा है कि वैरेन हेस्टिंग के काल में कौन सा सुधार लागू हुआ, तो आपका आंसर ये सही है। लेकिन देखिए लास्ट में क्या है कि अस्थाई कर व्यवस्था की शुरुआत। देखिए क्या होता है ना कि अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत जो है ना आपका कर्नवालिस लाया था। क्या, कर्नवालिस। लेकिन यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर, जब हम इसका डिस्कशन सेट मारने के बाद जब हम इस डिस्कशन देखें तो यहाँ पर लिखा था अस्थाई। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे डाउट लगा। ठीक है, तो आप एक बार देखिएगा। लेकिन हाँ, ये राजस्व प्रशासन का पुनर्गठन वैरेन हेस्टिंग किया था, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, आंसर D। ठीक है, 22 नंबर आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं है। देखिए याद रखिएगा कि जो संगम विजयनगर साम्राज्य में आपका क्रम पूछेगा तो संगम सुलभ तुलभ नरसिंह, तुलभ और अरबिडू, सॉरी, संगम सुलभ तुलभ अरबिडू वंश, याद रखिएगा। बोलेगा कि विजयनगर साम्राज्य में कालक्रम बताइए कि कौन कौन वंश था, तो संगम सुलभ तुलभ अरबिडू। तो संगम वंश पहले, फिर सुलभ वंश, फिर तुलुव वंश और अरबिडू। याद रखिए तुलुव वंश के ही कृष्णदेव राय महान तुलुव वंश के ही थे। तो कह रहे कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए
आपका जो संगम वंश है इसमें सबसे प्रतापी राजा जो था देवराय प्रथम, याद रखिएगा, ये संस्थापक नहीं बोल रहा है, सबसे प्रतापी राजा, याद रखिए। तुलुम में जो है आपका क्या था, वीर नरसिंह। तुलुम में कौन था आपका, वीर नरसिंह। और अरविडू में जो है आपका क्या, वेंकट द्वित। अरविडू में कौन है, वेंकट द्वित। ये जो नरसिंह है ना, नरसिंह, ये आपका चालुक्य नहीं है, ये आपका, इसका मतलब कौन नहीं है, तो ये नहीं है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफत अहिंसात्मक असहयोग, मतलब इसको इंग्लिश में पढ़ेगा तो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट किया था, ये तो महात्मा गांधी, आपको पता है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये आपका कौन है, भारतीय महिला आपको कल्पना चावला, याद रखिएगा। एक एग्जाम में पूछा था ये कहाँ के रहने वाली है, तो आपका करनाल के वाली रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, तो करनाल के वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। और दूसरी बात, ये कब इसका जो देहांत हुआ वो 2003 में वही प्लेन क्रैश से मर गए, याद रखें, प्लेन क्रैश से इनका देहांत हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा बात है कि को बच रहा है 1757 में कौन सी लड़ाई भारत में ब्रिटिश शासन में शुरुआत, याद रखिए ब्रिटिश शासन की शुरुआत, तो ये आपका क्या है, जब भी शुरुआत बोलेगा तो बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। और जो है बक्सर, एक है बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध हुआ वो 1764 में हुआ। और ये जो है ना बोलेगा कब, किस किस युद्ध में ब्रिटिश शासन पूरी तरह भारत में अपना अधिकार कर ली थी, तो याद रखिए बक्सर का युद्ध, याद रखिए बक्सर का युद्ध कब, 1764। लेकिन बोलते यहाँ पर क्या है, शुरुआत, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने सेट मारा है पहले भी बहुत सारा, तो इस टाइप का दिक्कत होता है। तो बैटल ऑफ प्लासी क्या है, बैटल ऑफ प्लासी। अगर पूछेगा प्लासी किसके बीच हुआ, तो याद रखिएगा कौन, एक सिराजुद्दौला था प्लस अंग्रेज शासक, सिराजुद्दौला प्लस अंग्रेज शासक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज में आपका क्लाइव था, क्लाइव याद रखें। बैटल ऑफ प्लासी जो है 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा इसमें सिराजुद्दौला हार गया था, और किसके कारण, मीर जाफ़र के कारण। मीर जाफ़र जो है बेईमान आदमी है, ठीक है। मीर जाफ़र सेनापति था सिराजुद्दौला का, और मीर जाफ़र धोखा दे दिया, क्यों, क्योंकि वो तो अंग्रेज से मिल गया था, ठीक है, क्लाइव से मिल गया था। चलिए 25 हो गया। आपका 26 क्या है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये आपका 50, याद रखिए। और पहला में जो है, पहला भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो हुआ था, इसमें टोटल 72 भाग लिए थे, कितना, 72 आदमी भाग लिए थे, ठीक है। और जो आपका दांडी मार्च होता है, दांडी मार्च याद रखिएगा, जो महात्मा गांधी किए थे, ठीक है, जो गुजरात में, तो ये जो है साबरमती आश्रम के पास, तो ये जो है टोटल इसमें 76 आदमी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। दांडी मार्च में बोलेगा कितने, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, तो 76 आदमी। और अगर बोलेगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो 1885 में स्थापना हुआ, तो उसमें सबसे पहले कितने आदमी थे, तो 72 आदमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी प्राचीन भारतीय ग्रंथ दुनिया की सबसे पुरानी जीवित शास्त्र, देखिए सबसे पुराना है, तो देखिए सबसे पुराना इस तीनों में आपका क्या है, ऋग्वेद। हाँ ऋग्वेद सबसे पुराना कौन है, ऋग्वेद, याद रखिए, ठीक है। ये अथर्ववेद जो है आपका क्या बताता है, ये जो जादू टोना जो होता है ये आपका अथर्ववेद, ठीक है। वेद मंत्र क्या है, अथर्ववेद। ऋग्वेद, ये यजुर्वेद जो है आपका क्या है, ये गद और पद दोनों में, सिर्फ एकमात्र जो है यजुर्वेद है जो गद और पद दोनों में। और सामवेद जो आपका सारे गामा पा धा नी सा, मतलब जो भी संगीत जो है आपका किससे आया है, सामवेद से। तो आप इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद में जो है यज्ञ सब होता था ना, तो सॉरी यज्ञ नहीं, जो आपका डिसिप्लिन जो भी होता था आपका ऋग्वेद में होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 28 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान के जनक किसे बोला जाता है, तो नन अदर वन एंड ओनली कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें जनक बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस आधुनिक देश में स्थित है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, आपका कुत्ता जैसा जो है आपका कौन है, पाकिस्तान, और ये आपका क्या है, इंडिया, कौन, हमारा प्यारा भारत माता इंडिया। तो ये जो आपका, एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा प्यारा हो गया, ठीक, ये ले लें,
तो ठीक है। तो इंडिया के बगल में जो है ये पाकिस्तान, तो सीधी बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान में जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल जितना भी साइट है, जो स्थल है वो आपका पाकिस्तान में। खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा नगर कहाँ है? तो आप कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ? देखिए अब तक्षशिला कहाँ गया? पाकिस्तान में। ठीक है, तक्षशिला कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। बोलेगा कि विश्व सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो आपका तक्षशिला ही है। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी कानून जो किसी कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून बनाने के मामले में बिना मार्गदर्शन और अनियंत्रण विवेक देता है, उसे भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है? देखिए ये 32 है ना, ये आपको रीट जारी करवाता है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और 226 जो है ये आपका रीट जारी करता है हाई कोर्ट द्वारा। यह देखो बहुत इंपॉर्टेंट। 44 जो है ना, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो आपका ये जो 28 है, तो याद रखिए 25 से लेकर 28 तक ये जो है आपका धार्मिक का बात कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का। क्या? धार्मिक। तो यहाँ पर कहीं धार्मिक लिखा हुआ है? नहीं। अब बाकी तो आपको पता है 44 क्या है? समान नागरिक सत्ता। जो आपका अनुच्छेद 40 है वो आपका ग्राम पंचायत है। 32 रीट जारी करता है, और 28 जो है 25 से लेकर 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। तो बचा कौन? 14। याद रखिए 14 आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 14 में दो चीज़ है, एक है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, हम जो लिखे हैं नहीं, मेरे जो शब्द हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। विधि के समक्ष समानता और विधि द्वारा समान संरक्षण, दो है। आर्टिकल 14 में क्या है? एक विधि के समक्ष समानता और एक विधि द्वारा समान संरक्षण। तो जो विधि के तहत जो विधि द्वारा समान संरक्षण जो पहले लिया गया है, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। अब विधि के समक्ष क्षमता जो है, समानता, ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, देखिए 3 चीज़ है, याद रखिएगा, आपको फिर से बता रहे हैं। एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दूसरा है कि विधि द्वारा समान संरक्षण। और तीसरा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। याद रखिए तीनों है। देखिए स्थापित प्रक्रिया पहला, दूसरा समान संरक्षण, अब फिर क्या है कि विधि द्वारा क्या? समक्ष समानता। याद रखिए, तो विधि के समक्ष समानता। तो ये जो विधि के समक्ष समानता जो है ना, ये आपका कहाँ से लिया गया है? याद रखिए ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है। समान संरक्षण जब भी बोलेगा तो ये आपका कहाँ है? अमेरिका से। याद रखिए अमेरिका से ही आपका मौलिक अधिकार लिया गया, ये आपको पता होगा, लेकिन याद रखिए विधि द्वारा समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। स्थापित प्रक्रिया जब भी बोले, ये आपका कहाँ से लिया गया? जापान से। तो याद रखिएगा ये तीनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम आपको एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि द्वारा समान संरक्षण तो अमेरिका, संरक्षण अमेरिका ही देगा। विधि के समक्ष समानता कहाँ? इंग्लैंड से। कहाँ? ब्रिटेन से। तो ये तीनों है, और ये जो है ये दोनों विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता, विधि द्वारा समान संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 14 में है। तो एक्चुअली आपका यही क्वेश्चन आपका कह रहा है, याद रखिए कि कानून को बनाने के बिना मार्गदर्शन और अनियंत्रित विवेक है देता है भारत के संविधान किस अनुच्छेद में? तो 14। तो आप ऑप्शन से भी छाट सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं संघ स्वभाव है? देखिए संघ को इंग्लिश में बोलता है फेडरल। क्या है? फेडरल। तो जो आपका फेडरल जो भी होता है वो क्या होता है? एक स्वतंत्र निकाय होता है। कौन? स्वतंत्र। तो इसमें जो आपका ऑप्शन स्वतंत्र है आप मारिए। देखिए इसमें कहीं नहीं, इसमें कहीं नहीं, ठीक है, इसमें कहीं नहीं। देखिए यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुनिश्चित करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? चलिए 33 नंबर आप क्या है कि राज्य शब्द का सबसे सही रूप कौन है? देखिए ये आपका थोड़ा मेरा ये गलत हो गया, लेकिन आपका इसका आंसर बताते हैं कि राज्य शब्द जो है ना आपका एक निश्चित क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहने वाले जो लोग हैं का समूह है, जिसे ऊपर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है, जिसके पास संगठित सरकार। याद रखें राज्य जो है ना बहुत हो गया, जैसे आपका देश क्या है? राज्य है।
बीसीसीआई जो आप जो ये है, ये आपका राज्य, जो आईसीसी है ये आपका क्या है, राज्य है। याद रखिएगा, फिर से सुनिए। फिर आपका जैसे कि जो आपका बीमा है एलआईसी, ये सब भी क्या है, एक राज्य है। याद रखिए, राज्य मतलब सिर्फ राज्य नहीं समझिएगा, याद रखिए। चलिए, तो आपका क्या है आंसर नंबर ए। 34 नंबर आपका क्या है, एक मिनट कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तो न्यायपालिका क्या बोल रहा है, तो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, याद रखिएगा न्यायपालिका वही है ना। तो पहला क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में क्या करता है, कार्य करने के लिए बुलाया जाता है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गया, तो राष्ट्रपति का ये दायित्व है कि अगर उसको ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उसको क्या कर सकता है, बुलाया जा सकता है। एकदम ये बिल्कुल आपका सही। चलिए, दूसरा आपका बोल रहा है कि एकदम बढ़िया, क्या बोल रहा है कि भारत की कोई भी उच्च न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा करने में शक्ति रखती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट करती है। देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद है ना, ये 128 में, ठीक है, याद रखें, ये आपका क्या है, अनुच्छेद 128। और ये जो आपका निर्णय की समीक्षा करती है, करने की शक्ति है, एक्चुअली इसका मतलब ही हुआ क्या है, अध्यादेश जारी। कौन, अध्यादेश। तो अध्यादेश जो है आपका सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो आपका अनुच्छेद 137 के तहत, क्या, अनुच्छेद 137 बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश जो जारी करता है वो आपका 137 के तहत, और हाई कोर्ट जो जारी करता है वो आपका किसके तहत, तो आपका 215 के तहत, ठीक है, 215 के तहत, ठीक है। चलिए, याद रखिए। और दूसरी बात, एक सेकंड रुक जाइए तब। देखिए, यहाँ जो है आपका, यहाँ मैं एक थोड़ा सा गलत मैं बता दिया हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक सेकंड रुकिए, फिर से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आपका निर्णय का समीक्षा जो करता है, इसी को बोलते हैं क्या, अभिलेख न्यायालय, सॉरी, अभिलेख न्यायालय। उसमें आपको अध्यादेश बोले थे, तो अध्यादेश ये नहीं है, 127 है, ये तुमको पता ही था। और 213 जो है ये आपका राज्यपाल करता है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो गए थे। तो अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय जो है, अभिलेख न्यायालय कौन है, अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी है और अभिलेख न्यायालय जो हाई कोर्ट भी। याद रखिएगा, अभिलेख न्यायालय बन सकता है, याद रखिएगा अपने निचले। तो अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसा केस रहता है कि कल को कुछ घटना हुआ तो वो केस फिर से उजागर होगा, और वही केस के द्वारा पता चलेगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये केस दिया था, इस केस में यही सज़ा मिलेगा। तो यही होता है अभिलेख न्यायालय। तो ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट करता है 129 के तहत, और हाई कोर्ट जो करता है 215 के तहत, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है, दोनों सही है। चलिए, तो ये आपका क्या हुआ, एक और दोनों। चलिए, कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, केवल एक नागरिक को एक डोमिसाइल मिलेगा। हाँ, भारत में जो है एक ही नागरिकता मिलता है, ना कि दो। केवल जन्म की नागरिकता व्यक्ति की ही राज्य का प्रमुख बन सकता है। अगर जन्म की ही नागरिकता है तो वही आपका है, राज्य में आप एक अकेला इकलौता भारतीय नागरिक है। कह रहा है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता प्राप्त की गई, उसे किसी भी स्थिति में उसे वंचित नहीं किया जाए। देखिए, अगर आप नागरिकता कहीं भी किसी भी जगह विदेश में ले ली, आप विदेश के नागरिक बन गए, तो आपका भारत का नागरिकता स्वयं खत्म हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है वंचित नहीं होगा, ये गलत है ना। तो आपका क्या होगा आंसर, केवल एक, केवल एक। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक एक उदार लोकतंत्र की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा सुनिश्चित करता है। देखिए, जब भी लोकतंत्र को सुरक्षा करना है तो याद रखिएगा कि सत्ता का क्या करना चाहिए, पृथकीकरण। याद रखें, सत्ता का पृथकीकरण मतलब कि यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर। तो याद रखें, एक जुडिशियरी है, जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, फिर आपका लेजिस्लेटिव है, ठीक है। तो और ये आपका क्या है, कार्यपालिका और विधायिका, याद रखें, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। ये बहुत अच्छा, यही आपका क्वेश्चन होगा। चलिए, क्वेश्चन में आपका 37 है कि बताइए कि भारतीय संविधान के तहत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। देखिए, पहले जो धन का केंद्रीकरण था वो आपका मौलिक अधिकार में था। क्या,
मौलिक अधिकार में, ठीक है। लेकिन अब जो है धन का केंद्रीकरण आपको क्या है, एक समानता का अधिकार है। क्या है, याद रखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। धन का केंद्रीयकरण, धन का केंद्रीकरण, ये आपका इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए धन का जो केंद्रीकरण है ना, धन संपत्ति का अधिकार जो है ना, संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार से हट गया है और ये जाके कहाँ 300 के को में चला गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इसको सेंटर रहने दीजिए, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि भारत में संपत्ति का अधिकार की स्थिति क्या है। देखिए यही अभी कुछ देर पहले जो ये बता रहे थे, इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो क्या है, यह एक कानूनी अधिकार है जो केवल नागरिकों के लिए है। हाँ, ये एक कानूनी अधिकार है। कौन अनुच्छेद के तहत, 301 के अनुच्छेद के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या किया, मौलिक अधिकार से हटा के 300A में रखा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका जो संपत्ति का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सेकंड करें, 26 जनवरी 1950 में को भारत में वास्तविक संवैधानिक की स्थिति क्या है। देखिए 26 जनवरी जो है 1950 में जो हो संविधान सभा में एक्चुअली क्या स्टेटस था। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि जहाँ धन निरपेक्ष है या समाजवादी है उसको हटाइए, क्योंकि ये जो है आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत बाद में जोड़ा गया था। अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये आपका, और यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य, देखिए गणराज्य भी हटाइए, ये आपका बी नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ये आपका पहले स्टार्टिंग में जो 26 जनवरी 1950 में था उस समय यही लिखा गया था, ठीक है। जब आप संविधान स्टार्टिंग में पढ़िएगा, स्टार्टिंग जब स्टार्ट किया, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, संपन्न संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, तो 1950 में जो है ना ऐसे ही था, ठीक है। लेकिन उस समय 1950 में धर्मनिरपेक्ष नहीं ऐड किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, ना ही समाजवादी ना ही अखंडता। ये कब ऐड किया गया, तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए तो आंसर क्या होगा, स्थिति बी नंबर था। चलिए अरे संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है। देखिए संवैधानिक सरकार का अर्थ है कि कोई भी संविधान के अगेंस्ट ना हो, मतलब कोई भी संविधान के खिलाफ ना हो। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हुआ, डी। एक ऐसा सरकार जो संविधान की सीमाओं को बंधे, मतलब संविधान से ऊपर नहीं है, रहना होगा तो संविधान के अंदर ही रहना होगा, संविधान के सीमा के अंदर। तो 40 नंबर आपका क्या है, तो ये डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने संकेत हैं। देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में टोटल आपको कितना है, 10। कितना है, 10, ठीक है, मेरा गलत हो गया, मैं 9 मारा था। चलिए क्वेश्चन आपको 42 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है। देखिए जब भी पुरुष आपको बोलेगा तो आप क्या बोलेगा, 84.14, क्या बोलेगा, सॉरी 82.14, क्या 82.14। और ओवरऑल अगर बोलेगा कि साक्षरता जो है दर जो है, लिटरेसी रेट जो है भारत का कितना है, तो 74, कितना 74%, 74 पॉइंट कुछ होगा या 74, याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 74.04, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर बोलता है कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना में किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। देखिए हम जीडीपी जो गणना करते हैं हमेशा आपका आधार वर्ष पे करते हैं, ठीक है। पहले जो आपका था 2011 से 2012 आपका आधार वर्ष था, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण कौन करता है। देखिए पूर्ण स्पर्धा में मूल्य निर्धारण फर्म करता है, ठीक है। हम गवर्नमेंट सरकार मारे थे, ये गलत है, आपका फर्म, याद रखें, फर्म, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उल्टी यू के आकार है। देखिए एक चीज़ है कि जो आपका उल्टी यू है ये आपका जो है मार्जिनल लागत है, क्या है, मार्जिनल लागत। लेकिन अगर आपको पूरा लंबा अगर दे दिया तो आप क्या बोलेगा, ये एक औसत लागत है, क्या है, औसत लागत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस हीन वस्तु की मांग कब घटती है। देखिए हीन वस्तु मतलब कि
कि जो मतलब ज़्यादा इन्फीरियर गुड नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, तो जो हीन वस्तु है, खराब वस्तु है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए, क्या, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा मतलब सॉरी आपके पास ज़्यादा इनकम हो गया, मतलब पैसा मतलब इनकम हो गया, तभी आप जो है हीन वस्तु को नहीं खरीदिएगा। ठीक है, पैसा ज़्यादा होगा तो आप कार खरीदिएगा, आप साइकिल क्यों खरीदिएगा? तो इसका आंसर क्या है? बी। क्या हुआ? आय बढ़ने पर। चलिए 47 नंबर आपका बोला है कि उस क्रिया का नाम बताइए जो यह दर्शाता है कि विक्रेता किसी निश्चित मूल्य स्तर पर कितनी वस्तुएं बेचने को तैयार है। देखिए, निश्चित मूल्य पर जो विक्रेता है वो कितना वस्तु बेचेगा, मतलब कि 10 रुपया में क्या क्या वस्तु बेचेगा, उस क्रिया को क्या कहा जाता है ये बोल रहा है। तो ये जो है ये आपका कहता है सप्लाई, कितना आप सप्लाई करेंगे, सप्लाई कर, याद रखिएगा सप्लाई कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है आपका कि अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किन कारकों पर निर्भर करती है। देखिए जहाँ श्रम है, जनसंख्या जहाँ ज़्यादा हो वहाँ, याद रखिए जनसंख्या पर ही निर्भर करेगी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या। चलिए एक एकाधिकार मूल्य भेदभाव के किस आधार पर नापा जाता है? तो किस पे नापा जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग की लोच से एकाधिकार जो मूल्य है ये मांग की लोच पर मापा जाता है। क्वेश्चन आपका 50 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महात्मा के नाम पर आधारित? तो हमारे महात्मा गांधी। एक चीज याद रखिए, अब इसका नाम क्या हो? वी जी राम जी। विकसित भारत गारंटी रोजगार आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, आत्मनिर्भर योजना। तो ये आपका किसके नाम पर था? जो आपका मनरेगा पहले, अब इसका नाम वी राम जी हो गया, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। चलिए, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है आपका कि तीसरा बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए आपको बार बार बोलते हैं कि पहला कहाँ, याद रखिए आपका राजगीर, दूसरा आपका कहाँ? वैशाली, तीसरा आपका कहाँ? पाटलिपुत्र, और चौथा आपका कहाँ? कश्मीर। ठीक है, और बाकी जितना भी सेट है बार बार हम इसको रिपीट करते हैं, कौन था नहीं था ये सब। ठीक है, याद रखिए पहले में अजात शत्रु था, दूसरा में याद रखिए राजा, उसके बाद आपका काल अशोक, फिर आपका अशोक था, और लास्ट में जो था आपका कनिष्क था। ठीक है, बाकी आप अध्यक्ष जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, अध्यक्ष आप याद रखिएगा। ठीक है, आपका पिछले सेट जितना भी है उसमें बार बार इसको रिपीट करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। बिहार का राज्य पशु कौन है? तो आपको सांड। ठीक है, जिसको बैल बोलते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किस ग्रंथ में बिहार को कीकत कहा गया है? जो आपका कीकत जो है ना, आपको कहा गया है शतपथ ब्राह्मण नहीं, ऋग्वेद में। कब कहा गया है? ऋग्वेद में, याद रखें कीकत है ऋग्वेद में। क्वेश्चन 54 है कि जैन धर्म में प्रवर्तक महावीर जी का निर्वाण कहाँ हुआ? तो जो महावीर जो डेथ किए थे, मतलब मरे थे, वो पावापुरी में। कहाँ मरे थे? पावापुरी में। चलिए प्रसिद्ध नर्तक आम्रपाली, आम्रपाली का घर जो है ना वैशाली में था, याद रखिए। बुद्ध जब थे उस समय आम्रपाली भी थी, और बिंबिसार भी उस समय था, इसी के समकालीन है बुद्ध, बिंबिसार और आम्र। बहुत सुंदर थी आम्रपाली। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन में आपका है कि कुंवर सिंह जिन्हें बिहार का 1857 में विद्रोह की शुरुआत की। देखिए कुंवर सिंह का जो मृत्यु हुई थी वो 26 अप्रैल 1858, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 अप्रैल 1858। क्वेश्चन आपका 57 है कि पश्चिम में गंडक मैदान और पूर्व में कमला मैदान के बीच कौन सा नदी है? तो आपका कौन सा नदी है? याद रखिए आपका बागमती नदी है। ठीक है, बागमती। ये मेरा गलत हुआ था, अब क्या है? बागमती, याद रखें। चलिए क्वेश्चन आपका 58 है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में कौन सा नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो आपको पढ़ाए थे पिछले सेट में, टोटल 7 है। ठीक है, आप पिछले सेट करके आज देख के आप उसको देख लीजिए कौन कौन था। अभी फिलहाल आप इसको याद रखिएगा कि पूर्णिया नहीं है, बाकी आपका मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ये सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो देखिए सोन जो है ना, सोन फिर से आपको बताया अमरकंटक से निकलती है, तो रिपीट कर रहे हैं मैकाले श्रेणी बार बार। सेट जो है ना 1 से लेके जितना आपका 8 हुआ है, इसमें से कम 20 से 30 क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप सच में पढ़िएगा पीछे का सेट तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये रिपीट हो रहा है। तो
तो ये जो है आपका हिमालय से नहीं निकलती। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कि बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी का निम्नलिखित में से कौन है। देखिए उत्तर प्रदेश का सीमा सबसे पहले याद रखिए कर्मनाशा जरूर होगा, याद रखें क्या है कर्मनाशा, इसको श्राप मिला है, ये नदी को श्राप मिला है, इसलिए मुझे याद था, तो कर्मनाशा तो जरूर होगा, इसलिए मैंने ये टिक कर दी, और बाकी आप गंडक याद रखिए। ठीक है 60 नंबर याद रखिए बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा बना है कर्मनाशा और गंडक। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मैक्रो सूक्ष्म जीव मृत पौधे पर कार्य करके क्या बने। देखिए सूक्ष्म जीव जो है जो मरा हुआ पौधे पर क्या कार्य करती है, तो याद रखिएगा ये जो है, एक सेकंड रुकिए, ये जो है आपका क्या बनाती है हुमस, याद रखिए क्या हुमस बनाती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मृत जो है मरा हुआ पौधे पर क्या प्रोड्यूस करती है, तो हुमस, याद रखिए HUMUS। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि परमाणु में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को होती है। देखिए परमाणु ये है, परमाणु में एक्चुअली क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका घूमते रहता है, ये हमेशा आपका क्या ऋणात्मक होगा, या इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ क्या बोले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होगी, ऋणात्मक नहीं होगी भाई, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, शून्य से बड़ी और कोई भी मान नहीं, ये भी गलत। सकारात्मक नहीं, हाँ देख हमेशा ऋणात्मक होगा तो सकारात्मक नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल सही बोल रहा है, तो आपका सी है, याद रखें। ठीक है कह रहा है कि सोडियम लिथियम और कैल्शियम के निकल में कौन सा धातु को चाकू से काट देते हैं। देखिए सोडियम और लिथियम को तो 100% काट सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, अगर ये दोनों रहता तो ये आपका सही है। देखिए और आपको पोटासियम को भी काट सकते हैं, लेकिन आपका कैल्शियम को नहीं काट सकते। तो आंसर आपका क्या है कि धातु से काटा जा सकता है, तो आप इसको क्या मारिएगा सोडियम को, ठीक है सोडियम को, लिथियम को, सोडियम पोटासियम, और सोडियम पोटासियम को तो काट सकते हैं, सॉरी लिथियम को नहीं काट सकते। ठीक है लिथियम सबसे हल्का धातु है सॉरी, लेकिन लिथियम को नहीं काट सकते हैं, याद रखें। ठीक है तीन ही को काट सकते हैं, देखिए सोडियम और पोटाशियम। ठीक है देखिए यहाँ लिथियम भी होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं है, याद रखिए, लेकिन सोडियम पोटाशियम है उसको हाथ से काट देते हैं। ठीक है तो इसका आंसर जो है आपका क्या होगा, ये मैंने सोडियम माना था क्योंकि यहाँ ऑल ऑफ दीज नहीं था। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि ऑल ऑफ दीज था लेकिन इसमें कैल्शियम तो नहीं था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक परमाणु का रासायनिक भार किस पर निर्भर करता है, जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना उस पर निर्भर करता है। जरा देखते क्या होगा, नाभिक के प्रोटॉन नहीं भाई, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो नहीं, न्यूट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाँ जो बाहर आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वही आपका जो है परमाणु का रासायनिक व्यवहार कैसा होगा, ये आपका बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वही आपको तय करेगा। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में, याद रखें। जो न्यूक्लियॉन है ये आपका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये मुझे पता नहीं था, और बाद में जब आपका इसको सॉल्यूशन देखें तो पता चला कि न्यूक्लियॉन किसका घटक है। देखिए न्यूक्लियॉन तो हमको ये पता था कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घटक है, लेकिन इसको क्वार्क बोलते हैं, ये हमको जानकारी नहीं था, याद रखिए क्या बोलते हैं क्वार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि द फनल कोशिका की उपस्थिति किसमें होती है। तो देखिए आंसर तो आपका स्पॉन्ज बॉल है, लेकिन ये गलत है, आपका क्या है राउंड वॉर्म, क्या है गोल कीड़ा जो है उसी में आपका फनल कोशिका है, क्या है फनल कोशिका, याद रखें राउंड में फनल कोशिका है, राउंड वॉर्म में ही आपका फनल कोशिका है। चलिए याद रखें आगे आप पढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली इसका सॉल्यूशन जो है ना गलत दिया हुआ है, ठीक है तो याद रखिएगा कि ये आपका क्वेश्चन जो है इसका आंसर राउंड वार्म होगा। क्वेश्चन में आपका क्या है कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी क्यों होती है। देखिए हमने तो इसको मारा था कि जड़ी की पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, जो कि ये गलत है। ठीक है आपका आंसर क्या होगा सी, क्या भूमि में पानी नहीं है इसलिए यहाँ सख्त हो जाती है और जड़ों पर दबाव डालती है जिससे जड़ें लंबी हो जाती है, ये आपका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है कि मरुस्थल जैसे कैक्टस पौधा क्या है, ये मरुस्थल पौधा है, तो मरुस्थल में तो पानी पाया जाने, पानी को लेने के लिए जड़ जो है लंबी हो जाती है, तो क्या बोले जड़ें लंबी हो जाती है, लेकिन ये कारण है ये सख्त हो जाती है और जड़ें का दबाव डालती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है क्या कि रोग पैदा करने वाली जैविक कारक, तो रोगजनक, याद रखिए रोगजनक पैथोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण रोग नहीं है। देखिए आपका जो है ना मलेरिया ये आपका संक्रमण रोग, इन्फ्लुएंजा भी आपका संक्रमण, और पोलियो भी जो है, देखिए इन्फ्लुएंजा जो आपका वायरस से होता है, पोलियो वायरस से, अब मलेरिया जो है आपका किससे होता है प्रोटोजोआ से।
प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, संक्रमण रोग। एलर्जी है ना आपका संक्रमण रोग नहीं है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में कौन सा किडनी के आकार की रक्षात्मक कोशिका है। देखिए जो आपका सोयाबीन का बीज है ना, याद रखिए, राजमा का बीज है, तो क्या है, किडनी की तरह लगता है ना सोयाबीन का बीज। तो ये जो है तो किडनी की तरह लगता है, तो 2 बीज रहता है, याद रखिए। तो क्या है, डाइकोट पौधे, इन डाइको प्लांट किसमें रहता है, किडनी की तरह आकार का रचनात्मक कोशिका, तो डाइकोट प्लांट, जिसको बोलते हैं डाइकोट पौधे। क्वेश्चन 71 है कि निम्नलिखित में किस समूह को दृष्टि उत्कृष्ट है और यह मनुष्य के 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा कौन देखता है अपनी आँख से, तो याद रखिए चील की नज़र और बाज की नज़र, या बाज या चील की नज़र और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। तो जहाँ चील था वही आंसर होता, यहाँ चील नहीं, यहाँ चील नहीं। तो देखिए डी नंबर पे क्या है, यहाँ चील, गरुड़ और गिद्ध, याद रखिए उसका आँख चारों तरफ घूम के एकदम दूर का चीज़ देख लेता है। कर है पर्यावरण अध्ययन का स्वभाव या नहीं। देखिए ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका जो है एक होता है CTP बीएड में, उसमें शायद ये पढ़ना है, तो ये आप इसको छोड़ दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा रोग ठहरे हुए पानी से होता है। देखिए ठहरे हुए पानी से आपका मलेरिया रोग ही होता है। क्या, मलेरिया रोग। स्वच्छ पानी, जो साफ पानी है, उससे आपको क्या होता है, याद रखिएगा, डेंगू जो होता है ना आपका साफ पानी से होता है, और ठहरे हुए या खराब पानी से आपको मलेरिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है कह रहा है कि कौन है भारत का एकमात्र, मतलब हमारे देश का एकमात्र कोल्ड डेजर्ट, तो ठंडा जो रेगिस्तान है, ये आपका क्या है, लद्दाख। और गर्म जो है आपका क्या है, थार रेगिस्तान। सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है आपका, सहारा, कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। चल जो है आपका क्या बोल रहा है कि ब्रोंज जो कांसा है 2 धातु से मिला, ये धातु कौन है, तो चुपचाप कांसा तांबा टिन, कांसा तांबा टिन, तांबा और टिन, कहाँ पर, टिन, याद रहे। सीटी कस के मार दिया, तो सी से कॉपर, टी से टीन, क्या, कांसा कस के मार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका कि लिफ्ट में व्यक्ति जो है दृश्य भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट गति है। इसको इंग्लिश बोल देते हैं कि द अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इन द लिफ्ट इज लेस देन द एक्चुअल वेट ऑफ द लिफ्ट इज मूविंग। तो क्या होता है, तो अपरेंट वेट जो होता है आपका क्या होता है, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सी, क्या, अप विद द यूनिफॉर्म, समान गति से ऊपर होता है। अप विद द यूनिफॉर्म, समान गति क्या होता है, ये ऊपर होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, ये आपका समान गति से ऊपर, एक मिनट रुकिए, तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कम होता है, लिफ्ट गति करेंगे, एन बराबर एम जी माइनस एम ए, तो एम बराबर जी माइनस ए, तो क्या होता है, नीचे जाएगा ना, तो डाउन टू दिस। एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा, ये आपका, सॉरी, ये आपका जो है, ये आपका नीचे जाएगा, याद रखिए। ठीक है, फिर से देखिए कि जो आपका जो दृश्य भार वास्तविक भार, जो आपका एक्चुअल हाइट है उससे कम हुआ, मतलब जो आपका जो वास्तविक भार है वो ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा जो नीचे त्वरण करेगा, कहाँ नीचे करेगा, नीचे त्वरण करेगा लिफ्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिए वास्तविक भार ज़्यादा होगा, क्या, एपरेंट भार से, मतलब अदृश्य भार, एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वो इसको बोल सकते हैं दृश्य भार या क्या, एपरेंट भार। तो याद रखिए वास्तविक भार ज़्यादा तो त्वरण नीचे। ठीक, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, सॉरी 77 है आपका कि एक गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, जब बर्फ़ पिघली तो पानी का स्तर क्या होगा, देखिए एकदम बराबर रहेगा, क्या, वही रहेगा। ठीक है, बर्फ़ पिघला तब पर भी आपका क्या है, पानी तो का लेवल वही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, हाँ ठीक है, तो उसका अणुओं में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जब कोई वस्तु को गर्म करिएगा तो उसका अणु हमेशा उसका गति करेगा, क्यों, क्योंकि जो वस्तु है उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और उसको क्या कर रहा है, गति को बहुत बढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि आप उसको गर्म कर रहे हैं। याद है पिछले सेट में भी आपको बताए थे, तो इसका आंसर क्या, द स्पीड विल इंक्रीज, गति का बढ़ जाएगा, किसका, अणुओं की गति बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 79, पानी की ऊंचाई से गिरने पर उसका तापमान क्या होता है। देखिए पानी का जब ऊंचाई से गिरता है
तो याद रखें, जब ऊंचाई से गिरता है तो कहीं ना कहीं उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी। याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जिसको आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी जो गतिक ऊर्जा, और पोटेंशियल हाँ स्थितिक ऊर्जा। तो स्थितिक ऊर्जा जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 79 का? तो बढ़ता है, क्या है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। देखिए फॉर्मूला याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। C/5 F-32/9 K माइनस 273/5 R/40। 10 बार इसको पढ़िएगा, याद हो जाएगा। और याद रखिए कि कोई ना कोई या तो ALP का एग्जाम या तो कोई भी रेलवे का एग्जाम में ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो रट लीजिए, C/5, C मतलब सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है। F-32/9, F मतलब क्या था, फ़ारेनहाइट। K/273/5 या 273/5 याद रखिएगा। K माइनस 273/5 K से केल्विन होता है। और R जो है, R क्या होता है आपका, रूमर, R/4। कुछ भी आपको निकालना है, अगर पूछेगा सेंटीग्रेड से केल्विन निकालिए या फ़ारेनहाइट से केल्विन निकालिए, तो यहाँ पर जो आपको बोल रहा है कि सेंटीग्रेड, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 37 डिग्री। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, कौन वाला, एक C/5 और K-32 बनाएं, तब सॉरी F-32 बनाएं। तो यहाँ पर देखिए C/5, यहाँ C जो है नॉर्मल टेम्परेचर तो इंसान का 37 डिग्री होता है, और F-32/9। जब इसको हम सॉल्व किए, भागा दिए, तो आपको 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिए। और याद रखिएगा केल्विन कभी जीरो नहीं हो सकता है, और केल्विन कभी जीरो नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि जब नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है। जैसे नाव जो है पहले जब समुद्र पर प्रवेश करता है तो नाव थोड़ा उठ जाता है। तो ये तो आपको यूट्यूब पे भी देखे होंगे वीडियो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि जब किसी चलती वस्तु को गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा। देखिए गति ऊर्जा हमेशा फॉर्मूला होता है ½ × mv²। और भी क्या है, गति दुगनी हो रहा है, तो v² मतलब भी दो गो है, तो एक दुगनी अगुना एक दुगनी, तो दूगनी 4। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूला में पुट करके कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, टी 4 गुनी होता है। क्या है, अगर साइकिल चालक मोड़ जाता है, ये देखिए इस क्वेश्चन आपका रिपीट है, सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक आपका। जब आप डिस्कशन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितना जो है बार बार रिपीट होता है। किसी भी सेट, आप कोई भी सेट निकालिए, जरूरी नहीं कि ये आपका परम ऐसा है। सोचिए हम उसमें एडिटेरिया का सेट आपको करवाएं, फिर आपका फिजिक्स वाला, सॉरी हाँ PCW ACW, ठीक है, तो फिजिक्स वाला जो सेट है उसको भी करवाए हैं। ठीक है, बहुत सारा सेट करवाए हैं आपका, तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो अगर साइकिल का चालक मोड़ रहा है तो देखिए साइकिल का चालक अगर मान लीजिए यहाँ ऐसे करके मोड़ेगा, तो याद रखिएगा वो झुक के जाएगा, भीतर झुक के मुड़ेगा। क्यों, क्योंकि भीतर के अंदर जो है आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अब बाहर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब अंदर क्या है, अपकेंद्री बल, बाहर क्या है, ये सॉरी अब अंदर क्या है, अभिकेंद्री बल, और बाहर क्या है, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल को मेंटेन करने के लिए उसको अभिकेंद्रीय बल की तरफ झुकना होगा। यही आपका एक्सप्लेनेशन है। तो क्या होगा आंसर, बाहर की नहीं भीतर की ओर झुकता है। चलिए क्वेश्चन बोला है, क्या तेल दीपक की बत्ती के ऊपर उठता है। देखिए दीपक की बत्ती के ऊपर उठता है सीधा कैपिलरी एक्शन। क्या, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, एक चीज़ आपको बताएं कि वायुयान जो है, वायुयान हवा में जो है उड़ता है, तो कौन उसमें थ्योरम यूज होता है, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, जो आप गाड़ी साफ करवाते हैं तो गाड़ी क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, और क्या बोलते हैं, यहाँ पर जब मशीन यहाँ पर बटन दबते हैं, देखते हैं गाड़ी कभी ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ये होता है पास्कल का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। हवाई जहाज का जो हवा जो मुड़ रहा है, ये होता है बर्नौलीज थ्योरम। और जो आप गाड़ी धुआने के लिए ले जाते हैं, जब आपके पास कार है, तो वो जो कार उठता है वो आपका पास्कल का नियम से उठता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि नाई के ब्रश के बाल पानी में निकालने के बाद आपस में चिपक जाते हैं। देखिए जब भी नाई जो है आपको ब्रश करता होगा, आपका दाढ़ी काटता होगा, तो क्या होता है, कभी उसका ब्रश देखते हैं चिपक जाता है। तो चिपकने का कारण है सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन। एक याद रखिए, ऊपर से जो बूंद बूंद जो ऐसे करके गोल आकार का जो बारिश पड़ रहा है, ये भी किसके कारण, कि आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, याद रखिए। जो मछली नहीं, जो मच्छर जो है ना, मच्छर पानी पर बैठता है, तो मच्छर क्या होता है, उसको मारने के लिए एक गैम्बोसिया
मछली होता है, गैम्बोसिया मछली से हम किसको मारते हैं। तो कह रहे कि भारत में कौन सी आतंकवादी हमला, देखिए भारत पे जो है पाकिस्तान जो है आतंकवादी हमला किया था। तो एससीओ शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें जो है टियानजिन घोषणा पत्र में जो है कड़ी निंदा किया गया था कि हाँ ये जो है भारत पर जो हमला हुआ ये गलत है। तो कौन सा हमला था, तो हाल ही फिलहाल में क्या है, पहलगांव का हमला, ठीक है, कब हुआ था, 22 अप्रैल 2025। और इसी के एवज में भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है क्या कि फरवरी 2025 में जो साइक्लोन गारेस से कौन सी फ्रेंच विदेशी क्षेत्र प्रभावित हुई। देखिए साइक्लोन, अच्छा साइक्लोन जो है एक चक्रवात है, ये गारेस एक चक्रवात है, साइक्लोन गारेस नाम का एक चक्रवात है जो आपको कौन फ्रेंच का विदेशी क्षेत्र प्रभावित हुआ, तो ला रियूनियन। देखिए ला रियूनियन, एक्चुअली यह मुझे पता नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा कौन होगा, ला रियूनियन। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, 12 अगस्त को जारी डेटा के अनुसार जुलाई 2025, कौन याद रखता है जुलाई 2025, आपको याद रहेगा, नहीं हमको भी याद नहीं था इसको। तो इसका आंसर है आपका सिर्फ याद रखिए कि जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर कितना है, तो 1.55%। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है आपका कि 12 अगस्त 2025 को T20 इतिहास में 5वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में विराट कोहली को किसने पछाड़ा। देखिए विराट कोहली को वही पछाड़ सकता है जो विराट कोहली जैसा कोई हो, मतलब पहले भी आईपीएल बहुत सारा खेल चुका है, T20 खेल चुका है। तो ये आपका देखिए क्रिस गेल जो है ये तो रिटायर ही होगा, ये तो पछाड़ नहीं सकता। किरण पोलार्ड जो है ये नहीं होगा। शुभम गिल अभी नया है, ये भी नहीं होगा। डेविड वार्नर जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है और ये अभी जो बहुत पुराना है, ये T20 जो है खेल चुका है, ठीक है। तो विराट कोहली को किसने पछाड़ा, तो डेविड वार्नर, याद रखें डेविड वार्नर, नाटेसा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 90 है क्या कि 2025 में फ्यूचर ग्लोबल 500 सूची में सबसे उच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन है। देखिए सबसे उच्च रैंक हमारे भारत में सबसे बड़ी कंपनी जो है आपका थी रिलायंस इंडिया लिमिटेड। क्या है, रिलायंस इंडिया में हम LIC मानने वाले थे, लेकिन याद रखिए पहले रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, दूसरा है LIC, तो मेरा ये गलत हो गया था। आप क्या करिएगा, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि जुलाई 2025 में PMKSY के तहत मूल्य संवर्धन गोल्ड चेन और संबंधित घटकों को मजबूत करने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि मंजूरी दी। देखिए जो है ना PMKSY योजना क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। तो PMKSY योजना जो है एक मूल्य संवर्धन गोल्ड चेन को रखने के लिए है और ये जो है आपका टोटल कितना था, तो 1920 करोड़। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सक्षम निवेशक अभियान जो है किस वैधानिक प्राधिकरण द्वारा शुरू किया। तो सक्षम योजना जो है आपको किसके द्वारा चलाया गया, तो सक्षम कहाँ है, याद रखिए, देखिए संरक्षण, ये आपका होगा निवेश शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, निवेश शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, याद रखें, ठीक। चलिए क्वेश्चन में आपका 93 है, MS धोनी अभी जो ब्रांड एम्बेसडर बना है वो एकॉन इंश्योरेंस का बना है, याद रखिएगा, ठीक है। MS धोनी कहाँ का बना है ब्रांड एम्बेसडर, एकॉन। अगर पूछेगा मालदीव का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही नहीं मतलब 2025 में जो है कैटरीना कैफ बनी थी, कैटरीना कैफ, ठीक, बहुत सुंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, 1 अगस्त 2025 को जारी RBI डाटा के अनुसार 25 जुलाई को 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा कितनी थी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं नहीं बनाया था, तो कितना है 698.192 बिलियन डॉलर, ठीक है। कह रहा है कि 31 जुलाई 2025 को जारी कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर कितना दर का शुल्क। देखिए ये तो पूरा भारत के जितने भी जो स्टूडेंट है उनको तो पता होगा कि जो टैक्स लगाया था ना टैरिफ, वो आपका 25% लगाया था, कितना 25%। 96 नंबर है, 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर आपको किसको मिला था, 12 फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर किसको मिला था, 12 फिल्म। क्वेश्चन 97 है कि 2 अगस्त 2025 में फीफा और आईफा द्वारा भारत की पहली गर्ल्स टैलेंट अकादमी कहाँ शुरू होगी। तो ये जो आपका क्या है हैदराबाद, याद रखिए फीफा और आईफा द्वारा भारत की पहली गर्ल टैलेंट अकादमी हैदराबाद है। क्वेश्चन 98 है आपका कि 2025 में फसाई द्वारा आयुष मंत्रालय के अनुसार आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध
आयुर्वेदिक खाद्य उत्पाद के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछ सकता है। तो ये कौन है? आयुर्वेद आहार, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद आहार, और से आयुर्वेद, और से आहार, याद रखिए। ये नहीं करिए आरोग्य नहीं, आयुर्वेद, याद रखिए आयुर्वेद है, यहाँ से भी आयुर्वेद आहार। चलिए क्वेश्चन 99 है। 2025 में जो है दक्षिण एशिया क्षेत्र टेबल टेनिस आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए टेबल टेनिस जो है आपका दक्षिण एशिया क्षेत्र में हो रहा है। और ये आपको कहाँ हो रहा है, ये आपको पूछ रहा है। तो कहाँ? काठमांडू नेपाल। कहाँ? काठमांडू नेपाल। ये जो है कह रहा है एक्सरसाइज टेली सेमन सेवर 2025 किन देशों? टेली सेमन, याद रखिए क्या लिखा है? टेली सेमन, सॉरी तलिस्मन सब्र जो है ये आपको कौन कंडक्ट करता है? जो आपका तलिस्मन सब्र जो इस बार कंडक्ट कर रहा है वो आपका कौन कर रहा है? एक ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया देखिए सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, इसके नीचे थोड़ा सा है न्यूजीलैंड, जिसको पूर्व का ब्रिटेन बोला जाता है। और ऊपर जो है आपका ये है पापा न्यू गिनी, ठीक है, पापा न्यू गिनी। तो कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया और पापा। सेट आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका सेट नंबर कितना था? 9 था। फिर से बोल रहे हैं कि वीडियो पॉज करके पहले आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का। बनाने के बाद आप इसको क्या है इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और याद रखिएगा स्पीड हमेशा 1.25 से लेकर 1.4 करके ही बनाएगा, क्योंकि ये आपका सेट है। चलिए मिलते हैं अब अगले सेट नंबर 10 के लिए। तब तक के लिए आप जो है बहुत बहुत धन्यवाद।